हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। स्टार्ट करेंगे 27 जुलाई के करंट अफेयर। मॉर्निंग का थॉट देखेंगे क्या है हमारे पास, और अपनी क्लास को इम्पॉर्टेंट जो डेज हैं उससे स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है। उसके पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, चैनल को शेयर करिए और लाइक करना प्लीज मत भूलिए। आपके सजेशन के लिए हमारे चैनल का जो कमेंट बॉक्स है वो खुला हुआ है, तो अगर कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो वो ज़रूर ज़रूर हम तक पहुंचाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मॉर्निंग का थॉट देखते हैं क्या है हमारे पास। आज हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी को याद करेंगे और उनका एक कथन था। उनका कथन था कि भाग्य में नहीं, अपनी शक्ति में विश्वास रखो। सीधा सा मतलब निकलता है कि आपको अपनी किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है कि हमें ये चीज मिल गई, बस उसी में खुश नहीं रहना है कि हमारे भाग्य में यही था, यही हमें मिल गया। आगे आप अगर जब आप भाग्य के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, भाग्य के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, तो आप अपने खुद रास्ते सारे बंद कर लेते हैं और आपको लगता है कि बस यही मेरे लिए था और ये मुझे मिल गया, बस यही बहुत है। तो इस यही बहुत है से हमें आगे निकलना है और ये सोचना है कि इसके आगे भी अभी दुनिया बची है दोस्तों। तो अपनी शक्ति पर भरोसा करिए, अपनी एबिलिटी पर भरोसा करिए, अपनी अपनी जो कैपेसिटी है उसकी बिल्डिंग करिए, और इसके साथ साथ में आप ज़रूर ज़रूर सफल होते जाएंगे अगर आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। तो बाबा अंबेडकर जी को याद करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सीआरपीएफ के बारे में। सीआरपीएफ के बारे में जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है उसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको हम सीआरपीएफ कहते हैं। अच्छा, सीआरपीएफ जो पुलिस रिजर्व है उसके लिए अगर मैं बात करूं तो उसका राइजिंग डे मनाया जाता है 27 जुलाई को हर साल। तो इस बार भी 27 जुलाई को हम इसका राइजिंग डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसा कि हम सबको पता है कि जो हमारे देश की होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय है, उसके तहत सीआरपीएफ काम करता है। और भारत के जो जितने भी राज्य हैं, जितने भी यूटी है, वहां पर आंतरिक शांति बनाए रखने का काम किया जाता है। अगर इसके इतिहास के बारे में बात करें, इसकी स्थापना के बारे में बात करें, तो 27 जुलाई को ही जब भारत आजाद नहीं हुआ था 1939 में, तब इसको क्राउन प्रतिनिधि पुलिस या फिर क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इसकी स्थापना करी गई थी। इसको अस्तित्व में लाया गया था। और उसके बाद जब 1947 में भारत आजाद हो जाता है, तो 28 दिसंबर 1949 को इसको सीआरपीएफ अधिनियम के तहत लागू किया जाता है और इसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो ये जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ये जो शब्द आया है वो 28 दिसंबर 1949 को आया है। और इसका स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना करी गई थी या ये अस्तित्व में आया था 1939 में 27 जुलाई को। तो इसी 27 जुलाई की वजह से ही हम इसका राइजिंग डे या स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 27 जुलाई को मनाते हैं। और इस बार हम 85th नंबर का राइजिंग डे मना रहे हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का। ठीक है, आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है ना। कि किस नंबर का है? तो बिल्कुल फर्स्ट नंबर का अर्धसैनिक बल है, जिसमें आप देखेंगे तो 230 बटालियन आपको देखने को मिलेगी। और इसमें से 3 बटालियन सिर्फ महिलाओं की है, यानी 3 बटालियन ऐसी है जिसमें सिर्फ महिलाओं की टीम है 230 में से। तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा। और इवन जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, इसको हम बाहर के देशों में भी शांति सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इसकी जो बटालियन है उसको भेजते रहते हैं टाइम टू टाइम। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र। मैंग्रोव क्या है? सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल दलदली इलाके में, जो दलदली इलाके होते हैं वहां पर मैंग्रोव वन भारत में पाए जाते हैं, जिसको हम सदाबहार वन भी कहते हैं। तो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को, जिसका मोटिव ये होता है कि जो मैंग्रोव वन होते हैं या जो सदाबहार वन होते हैं उनका संरक्षण किस तरीके से किया जाए, है ना, उनके महत्व को बताने के लिए। और इन वनों के ऊपर जो जीव जंतु जो डिपेंड करते हैं, जो
पक्षी या पशु जो डिपेंड करते हैं उनके जीवन को बचाने के लिए भी ये दिन मनाया जाता है। और सबसे पहले यूनेस्को के द्वारा 2015 में इसके जो महत्वता को बताते हुए लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिन मनाया गया था। तो आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मैंग्रोव वन होते हैं वो बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो एक बहुत बड़ा रोल है। और 2019 की से और 2021 के आंकड़ों को अगर हम देखें तो भारत में जो मैंग्रोव वन का जो एरिया है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और जो हमारे देश की गवर्नमेंट है वो भी इसके डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। तो महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और उड़ीसा में, इन तीनों राज्यों में जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है या जो मैंग्रोव वनों की संख्या है वो बढ़ाई गई है। ओके, क्लियर। तो आपने अच्छे से समझ लिया कि इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम कब हम मनाते हैं, तो 26 जुलाई को मनाते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, हमारे देश की जो राज्यसभा है, ठीक है, तो राज्यसभा में उपाध्यक्ष के लिए 4 महिलाओं को नियुक्त किया गया है। जो 4 महिलाएं राज्यसभा की सांसद के रूप में नियुक्त हुई हैं उनको अब उपाध्यक्ष का पद दिया गया है राज्यसभा के द्वारा। और राज्यसभा के जो सभापति हैं वो कौन है, तो जगदीप धनखड़ हैं। कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं। तो उनके द्वारा इनकी नियुक्ति करी गई है ना। अब वो 4 महिलाएं कौन सी हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो पीटी उषा जी के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक एथलीट है, धावक के रूप में हम इन्हें जानते हैं और इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। जुलाई 2022 से ये राज्यसभा के लिए नामित हुई थी। नागालैंड से बिलोंग करती हैं एस फांगनोन कोन्याक, ठीक है। तो राज्यसभा के लिए राज्यसभा सदस्य के रूप में नामांकित हुई हैं और इनको भी उपाध्यक्ष के लिए नामित किया गया है। डॉक्टर फौजिया खान है जो अप्रैल 2020 में राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई हैं, इनको भी उपाध्यक्ष के लिए नामित किया गया है। और सुलता देव जो जुलाई 2022 में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी, इनको भी नियुक्त किया गया है उपाध्यक्ष के लिए। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस पैनल में 8 सदस्य हैं और इसमें आधी जो आबादी है यानी कि इसमें 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। राज्यसभा के सभापति कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी हैं। और साथ में ही यहाँ पर जो लैंगिक समानता है उसको दिखाने के लिए ऐसा किया गया है, यानी कि जो महिलाओं की 50% की संख्या के आधार पर इन 4 महिलाओं को उपाध्यक्ष बनाया गया है। और साथ में ही मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 4 महिलाएं चुनी गई हैं इसमें से सबसे पहले जो नागालैंड से बिलोंग करती हैं, नागालैंड से राज्यसभा की सांसद के रूप में जिनका चुनाव हुआ था, जिनका नाम है फांगनोन कोन्याक, फांगनोन कोन्याक, तो वो सदन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बन गई हैं। तो आई होप कि आपने अच्छे से बात को समझ लिया होगा। यानी नागालैंड से बिलोंग करने वाली जो फांगनोन कोन्याक है उन्होंने राज्यसभा का जो सदन है उसकी अध्यक्षता करी है और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करी गई हैं। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं टीवी नरेंद्रन के बारे में। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो टीवी नरेंद्रन के बारे में बात कर रहे हैं, जिनको दोबारा से टाटा स्टील का सीईओ और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रबंध निदेशक मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी नियुक्त किया गया है टीवी नरेंद्रन को दोबारा से। इनका जो कार्यकाल है वो सितंबर में समाप्त हो रहा था और अब इनका कार्यकाल 5 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। 19 सितंबर 2023 से लेकर 18 सितंबर 2028 तक अब फिर से ये एमडी और सीईओ के रूप में काम करेंगे टाटा स्टील के लिए। आई होप कि आपने समझ लिया होगा अच्छे से सारी बात को। और 1988 में इन्होंने ज्वाइन करा था टाटा स्टील को। ओके, तो हमने बात कर ली, टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक बन गए हैं टीवी नरेंद्र, ठीक है, जिनको दोबारा ये पद दिया गया है। टाटा स्टील के बारे में बात करेंगे तो देखो, जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि टाटा स्टील यानी भारत में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक जो एक कंपनी है वो कौन है, टाटा स्टील है। और बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में हम इसे जानते हैं, जिसका मुख्यालय आपको महाराष्ट्र के मुंबई में देखने को मिलेगा। और ये अपना जो सारा काम है वो कहाँ से करता है, तो झारखंड का जो जमशेदपुर
जगह है जहाँ पर, ठीक है ना। जमशेदपुर को हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि टाटा की जो नींव कही जाती है जमशेदपुर से ही कही जाती है कि वहीं पर लगाई गई थी। इसकी जो प्लांट है, स्टील की जो प्लांट है वो सबसे पहले जमशेदपुर में ही लगाई गई थी। तो इसका सारा काम झारखंड के जमशेदपुर से ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो एक काम करने का माहौल है वो इतना फ्रेंडली है, इसकी वजह से इसको 5वीं बार ग्रेट प्लेस टू वर्क, 5वीं बार 2022 के लिए भी इसे 5वीं बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा दिया गया है टाटा स्टील लिमिटेड के जो जमशेदपुर टाटा है, जो झारखंड से बिलोंग करता है उसको। आई होप कि आपने समझ लिया होगा। तो टाटा स्टील का जो ये पूरा व्यवसाय है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। पूरी दुनिया के लगभग 26 देशों में इसका व्यापार फैला हुआ है और इसकी जो ब्रांचेस हैं वो भारत, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम में आपको देखने को मिल जाएंगी। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। पाकिस्तान ए ने एसीसी पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 जीत लिया है। Pakistan A has won the ACC Men's Emerging Teams Asia Cup 2023, है ना। अच्छा देखो, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि ये क्या है। तो ये एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, ठीक है। यानी जो क्रिकेट टीम हम नेशनल लेवल पर देखते हैं उसके जस्ट पहले की टीम होती है जिसको हम इमर्जिंग टीम के रूप में जानते हैं, है ना। तो पाकिस्तान ए की जो टीम है उसने ये जो टूर्नामेंट चला है कहाँ पर, श्रीलंका के कोलंबो में चला है, उसको जीत लिया है। इसने किसे हराया, तो इसने भारत ए को हराकर एशियाई क्रिकेट परिषद का जो पुरुष इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 है उसको जीत लिया है और ये पाकिस्तान की लगातार दूसरी बार की विजय है। 2019 में भी पाकिस्तान जीता था बांग्लादेश को हराकर और दूसरी बार 2023 में जीता है भारत ए को हराकर। आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अच्छा देखो, ये जो एसीसी पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 है ये कहाँ पर हुआ है, तो श्रीलंका के कोलंबो में हुआ है। 13 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक चला है, 13 टू 23 जुलाई तक चला है। इसमें कौन कौन सी टीमों ने भाग लिया, तो भारत ए, श्रीलंका ए, बांग्लादेश ए, अफगानिस्तान ए, ओमान, पाकिस्तान ए, नेपाल ए, संयुक्त अरब अमीरात सहित 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। अगर एसीसी पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप के बारे में मैं बात करूं तो इसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी, तो इसकी स्टार्टिंग करी गई थी 2013 में सिंगापुर में। कहां पर, 2013 में सिंगापुर में इसकी स्टार्टिंग करी गई थी। और इसके जो खिताब है 2 बार श्रीलंका ने जीते हैं, 2 बार पाकिस्तान ने जीता है और 2013 में पहली बार भारत ने जीता था। एशियाई क्रिकेट परिषद के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1983 में करी गई थी। कब करी गई थी, 1983 में करी गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है आपको मलेशिया के कुआलालंपुर में देखने को मिल जाएगा। और इस समय वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो जय शाह हैं जो अमित शाह के बेटे हैं, इसके अध्यक्ष हैं। ओके, आई होप कि आपने सारी बात अच्छे से समझ ली होगी एसीसी मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप के बारे में। आइए नेक्स्ट बात करते हैं चाइना के बारे में। देखो, चाइना का जो केंद्रीय बैंक है उसके नए गवर्नर के रूप में चुना गया है किसे, तो पैन गोंगशेंग को। पैन गोंगशेंग होंगे चाइना के सेंट्रल बैंक के नए गवर्नर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बारे में। देखो, इसरो के बारे में बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि भारत का एक अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है ये, जो स्पेशली अंतरिक्ष से रिलेटेड जो काम है वो करता है। और इसके जो सारे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो कहाँ से किए जाते हैं, तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि आंध्र प्रदेश का जो श्रीहरिकोटा का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहां से लॉन्च किए जाते हैं। तो वहां से ही जो पहला लॉन्च पैड है PSLV C56 रॉकेट लॉन्च करेगा, है ना। अच्छा, अब ये जो लॉन्च किया जा रहा है वो कौन सा उपग्रह है, उस उपग्रह का नाम क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि PSLV C56 मिशन सिंगापुर से रिलेट करता है, सिंगापुर का है। और सिंगापुर के DSSAR उपग्रह के साथ ये 6 सह्याद्री उपग्रहों को भी ले जाएगा।
यानी कि सिंगापुर का जो DSSAR उपग्रह है, सैटेलाइट है, उसको लॉन्च तो किया ही जाएगा। इसके अलावा 6 सहयात्री उपग्रहों को, सैटेलाइट को भी लेकर जाएगा PSLV C56। ठीक है। अच्छा, इस सैटेलाइट के अगर वजन के बारे में बात करें तो 3600 किलोग्राम इसका वजन है। कितना? 3600 केजी इसका वजन है। और ये कहाँ पर इसको लॉन्च किया जाएगा, इसकी क्या स्थिति है? तो ये जो भूमध्य रेखीय जो कक्षा है ना, वहां पर इसको लॉन्च किया जाएगा। 535 किलोमीटर की ऊंचाई होगी और 5 डिग्री का झुकाव होगा इस सैटेलाइट के लिए। इस इसमें सिंथेटिक एपर्चर रडार लगाया गया है। अच्छा, इस सिंथेटिक एपर्चर रडार से क्या होगा कि मौसम संबंधी जो भी जानकारी है वो सारी उपलब्ध कराएगा। सिंगापुर की जो सरकारी एजेंसियां हैं उनको इस सैटेलाइट के माध्यम से मौसम संबंधी सारी जानकारी हो जाएगी। तो आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा DSSAR उपग्रह के बारे में, जो सिंगापुर से रिलेट करता है, जो लॉन्च किया जाएगा PSLV C56 मिशन के तहत। और इस मिशन के तहत इस उपग्रह के साथ साथ में 6 सहयात्री जो सैटेलाइट हैं उसको भी लॉन्च किया जाएगा। ओके, देखो 6 सहयात्री उपग्रह कौन कौन से हैं तो उनके नाम देख लेते हैं यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि वेलेक्स AM वायुमंडलीय युग्मन, जिसको आर्केड कहा गया है, स्कूबा 2, न्यू स्पेस, ठीक है, और साथ में गैलेसिया 2 और ORB 12 एस्ट्राइडर। तो ये सारे 6 सहयात्री उपग्रह हैं जिसको लॉन्च किया जाएगा PSLV C56 प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बारे में। जैसा कि हमने कई बार बात करी है और आपको बताया है कि इसकी स्थापना 1969 में करी गई थी। इसका मुख्यालय आपको कहाँ पर मिलेगा देखने को? तो कर्नाटका के बेंगलुरु में आपको इसका मुख्यालय देखने को मिल जाएगा। और इसके कई सारे अभियान है जो चलाए गए हैं, जैसे चंद्रयान फर्स्ट, मार्स ऑर्बिटर जो ऑर्बिटर मिशन है, साथ में चंद्रयान 3 के बारे में जैसा कि हमने रिसेंटली अभी पढ़ा था। तो ये सारा मिशन इसके द्वारा चलाया गया है। और इसके जो PSLV और GSLV ऐसे प्रक्षेपण यान विकसित किए गए हैं, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा ही, जिसके माध्यम से ये सैटेलाइट को लॉन्च करता है। और सिर्फ अपने ही देश के सैटेलाइटों को नहीं लॉन्च करता है, बल्कि दूसरे देशों के सैटेलाइटों को भी लॉन्च किया जाता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के माध्यम से, जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो S सोमनाथ जी इसके अध्यक्ष हैं। ओके, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम इसरो कहते हैं, इसके बारे में हमने डिटेलिंग कर ली, अच्छे से समझ लिया। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। किसके बारे में ये बात हो रही है? तो रसिया के बारे में बात हो रही है, रूस के बारे में बात हो रही है। तो देखो, रूस के जो दोनों सदन है वहां पर एक बिल पारित हुआ है और बहुमत से ये बिल पारित हो गया है और वहां के राष्ट्रपति के सिग्नेचर भी इस विधेयक पर हो गए हैं। अच्छा, ये कैसा विधेयक है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इसके ये बिल ऐसा है जो समलैंगिक विवाहों पर क्या करेगा? रोक लगाएगा। इसके अलावा अगर कोई ऐसे दंपत्ति हैं जो समलैंगिक हैं, अगर वो किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो उस पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन करके किसी समलैंगिक व्यक्ति के साथ रहना चाहता है, इस पर प्रतिबंध लग जाएगा। और साथ ही अगर कोई आधिकारिक रूप से अपने जो दस्तावेज हैं, जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, उस पर जो लिंग परिवर्तन के बारे में, लिंग परिवर्तन के उद्देश्य से अगर कोई चिकित्सीय जांच कराता है, यानी डॉक्टरी कोई सुविधा लेता है, तो उसके ऊपर भी रोक लग जाएगी। ओके, तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा। अब ये जो डॉक्टरी सुविधाएं हैं या जो चिकित्सीय जांच है, ये उसे ही मिलेगा जिसको ये पैतृक रूप से, जिसके अंदर इस तरीके की कोई परेशानी है। ठीक है, तो इस तरीके यानी एक तरीके से समलैंगिक विवाहों पर रोक लगाने के लिए और इससे रिलेटेड जो भी गतिविधियां, जो भी एक्टिविटी है, उस पर रोक लगाने के लिए ही रूस की संसद के द्वारा विधेयक पारित किया गया है, जिसको ये कहा जा रहा है कि ये LGBTQ+ जो समुदाय है उसको प्रभावित करने के लिए ये विधेयक लेकर आया गया है रूस की सरकार के द्वारा। और साथ में अगर मैं यूरोप के बारे में बात करूं तो कुछ दिन पहले ही जैसा कि हमने पढ़ा था और ये न्यूज में था, है ना, कि जो यूरोप है उसका एक देश है एस्टोनिया। कौन सा देश है? एस्टोनिया।
और एस्टोनिया में जो समलैंगिक विवाह है उसको लीगली एक्सेप्ट कर लिया गया है और वो मध्य यूरोपीय ऐसा देश बन गया है, पहला यूरोप का ऐसा देश बन गया है जहां पर समलैंगिक विवाहों की अनुमति दे दी गई है। ओके। और इसके अलावा यूरोप का ही एक देश है यूरोपीय संघ का जिसका नाम है एडगर्स रिकेविक, है ना। ये एक ऐसा देश है जिसने खुले तौर पर जो समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख के रूप में घोषणा करी है, यानी एक समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख के रूप में अपनी घोषणा करने वाला, अपने देश के नाम की घोषणा करने वाला पहला देश बन गया है यूरोप का एडगर्स रिंकेविक। ओके, तो आई होप कि आपने सारी बात को अच्छे से समझ लिया होगा और इस विधेयक के बारे में भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा जो रूस की संसद में पारित हुआ है। देखिए यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर में IIM जम्मू है, CSIR IIM जम्मू के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो ये जो IIM जम्मू है ये एक कनाडाई फर्म है जिसका नाम है इंडस स्कैन। ठीक है, क्या नाम है? इंडस स्कैन। तो इसकी हेल्प से कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट पे काम करेगी। किस पर काम करेगी? कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट पर काम करेगी। कैनबिस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा तत्व है जो भांग से बनाया जाता है। ये एक ऐसी दवा है जो भांग से बनाई जाती है और इसका दूसरी दवाओं में प्रयोग किया जाता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो माइग्रेन से रिलेटेड या फिर जिनको जो है कैंसर से रिलेटेड, मधुमेह से रिलेटेड, न्यूरोपैथी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिसका उपयोग किया जाता है। कैनबिस जिस दवाइयों को बनाने में कैनबिस का उपयोग किया जाता है। और ये जो कैनबिस है ये किससे मिलता है? तो ये भांग के पौधे से मिलता है। और हम सबको अच्छे से पता है कि भारत में भांग की जो खेती है वो बड़े पैमाने पर करी जाती है। तो इस सहयोग को बढ़ाने के लिए जो CSIR IIM जम्मू है ये सहयोग करेगा किसके साथ? कनाडाई फर्म इंडस स्कैन के साथ, जो कैनबिस मेडिसिन है इसके ऊपर काम करेगा। ठीक है, और साथ में मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी के साथ काम करते हुए भारत का जो व्यापार है मेडिसिन के क्षेत्र में वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और दुनिया में इस तरीके की जरूरतों के लिए जो दवाई है, मेडिसिन बनती है, उसमें भी भारत की जो पहचान है वो आगे बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा कि मैं क्या बात कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये ऐसा तत्व है जो डायबिटीज की दवा है, न्यूरोपैथोलॉजी है, बहुत सारे कैंसर से रिलेटेड दवाइयाँ होती हैं, उसके एक मेडिकल एलिमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कैनबिस का। CSIR IIM के बारे में बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में, सबसे पहली बात ये है कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का एक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है। भारत का एक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है। इसका मतलब ये है कि ये स्पेशली हर्बल दवाओं पर काम करता है, जो रसायन विज्ञान है, प्राकृतिक उत्पाद है, उस पर काम करता है, उस पर रिसर्च करने का काम करता है। क्लियर? आई होप कि आपने सारी बात अच्छे से समझ ली होगी। तो हमने बात कर ली CSIR और IIM जम्मू के बारे में। ओके। मेडिकल कैनबिस, मेडिकल कैनबिस के बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये दवाओं में इस्तेमाल करने वाला, भांग से मिलने वाला एक एलिमेंट है जो दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली न्यूरोपैथोलॉजी में, डायबिटिक में, कैंसर के इलाज में, मिर्गी के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। जो भांग के का जो पेड़ होता है ना, भांग से मिलता है ये। ओके, तो हमने बात कर ली मेडिकल कैनबिस के बारे में। आइए बात करते हैं अकीरा रैंसमवेयर के बारे में। अकीरा रैंसमवेयर के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये क्या है? एक तरीके का वायरस है। और ये वायरस क्या करता है? तो ये वायरस आपका जो व्यक्तिगत डेटा है ना, जो पर्सनल आपके डेटा है, वीडियोस है, फोटोज हैं, वो सारा क्या कर लेगा? उस डेटा को चुरा लेगा। मतलब वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, उसको पहले ही वो इनक्रिप्ट कर देगा, है ना। और जिसकी वजह से क्या होगा कि आप अपनी फाइल को खोल ही नहीं पाएंगे, अपनी डेटा को सेव ही नहीं कर पाएंगे और वो गायब हो जाएगी। तो इसकी वजह से वो आपसे
वो आपसे फिरौती की मांग करेगा, और मांग करने के बाद वो आप पर बार बार दबाव डालेगा कि भाई फिरौती दो, नहीं तो वो जो डेटा है वो लीक कर दिया जाएगा। और वो जो डेटा है आपकी जिसमें पर्सनल डिटेलिंग है वो डार्क वेब ब्लॉग पर क्या करेगा, उसको प्रकाशित कर देगा, या वहां पर उसको जो है पब्लिश कर देगा, उसको वहां पर उजागर कर देगा, है ना। तो इस तरीके से वो आपको डरा सकता है, धमका सकता है, आपकी जो फाइल है उसको इनक्रिप्ट कर सकता है, आपकी जो पर्सनल जो डेटा है उसको हैक कर सकता है। तो इस वायरस का नाम रखा गया है, क्या रखा गया इस वायरस का नाम, अकीरा रैंसमवेयर। अकीरा रैंसमवेयर। तो भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, या फिर द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक है ना, इसने ये इशू जारी करी है, एक वार्निंग जारी करी है इंटरनेट, जो इंटरनेट रैंसमवेयर है जिसका नाम है अकीरा, उसके बारे में। और उसने बोला है कि आप जो है अपनी जो भी डिटेलिंग है उसकी उसका एक और फाइल बनाइए, उसको दूसरी जगह भी सेव करिए, दूसरी जगह भी आप उसको रखिए, और साथ में ही अगर अपडेट का कोई ऑप्शन आता है कंप्यूटर के लिए, फोन के लिए, लैपटॉप के लिए, तो आप तुरंत उसको अपडेट में मत जाने दीजिए। उसके पहले आप सर्च करिए कि जो वेबसाइट हैं जो आपकी जानकारी में है, जो आप कई सालों से इस्तेमाल करते आए हैं, उन्हीं वेबसाइट के माध्यम से आप अपनी जो फोन है, लैपटॉप है, उसको अपडेट करने का काम करिए, ठीक है। तो आई होप कि आपने सारी बात समझ ली होगी। ये जो वायरस है जिसका नाम है अकीरा रैंसम वेयर, उसके बारे में। और साथ में ही ये इनक्रिप्ट कर देगा, यानी आप डेटा तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, और उसके पहले ही इनक्रिप्ट करके सारा जो आपका पर्सनल डेटा है ये चुरा लेगा, यानी एक तरीके से हैकिंग का काम करेगा अकीरा रैंसम वेयर, जिसके बारे में जो एडवाइजरी है वो जारी करी गई है भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, या इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के द्वारा। ओके। अच्छा, इससे बच कैसे सकते हो, तो इससे बच ऐसे ही सकते हो कि आप जो है ऑफलाइन भी बैकअप रखिए आपका जो भी डेटा है, ठीक है। और इसके अलावा पासवर्ड बार बार जल्दी जल्दी चेंज करते रहिए, है ना। और इसके अलावा पासवर्ड लीक नहीं करना है। इसके अलावा जो आपकी जो भी अपडेट का अगर ऑप्शन आता है, तो जो विश्वसनीय जो सोर्सेज हैं जिस पर आप बिलीव कर सकते हैं, उसी के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को या फोन को अपडेट करिए, नहीं तो रहने दीजिए, ठीक है। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, यानी कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज टीम के बारे में बात करें, तो ये भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, यानी कि जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय है, उसके तहत काम करने वाला एक डिपार्टमेंट है, एक एजेंसी है, जो स्पेशली हैकिंग से रिलेटेड, जो साइबर सुरक्षा से रिलेटेड सारे काम करता है। और भारत का जो ये मंत्रालय है, इसके माध्यम से सारी जानकारी रिलीज करता है। और इसके महानिदेशक कौन है इस टाइम पे, तो संजय बहल इस टाइम पर भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के महानिदेशक के रूप में काम कर रही हैं। तो आई होप कि आपने सारी बात को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। डायरेक्टर जनरल कौन है, तो संजय बहल जी डायरेक्टर जनरल हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत काम करता है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ओके। आइए बात करते हैं लद्दाख के बारे में। जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो लद्दाख में पहला महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना करी गई है, यानी ऐसा पुलिस स्टेशन जहां पर जितने भी कर्मचारी होंगे, जितने भी पुलिसकर्मी होंगे, सारी महिलाएं होंगी। तो पहला महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना करी गई है, और ये जो वहां के पुलिस महानिदेशक हैं SD सिंह जामवाल, उनकी देखरेख में इसका उद्घाटन किया गया है। इसके पीछे का मोटिव क्या है, तो मोटिव ये है कि महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए काम करने के लिए, उनके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए ऐसा किया गया है, ताकि वो अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस कर सके। तो आई होप कि आपने ये सारी डिटेलिंग अच्छे से समझ ली होगी। ओके।
दोस्तों इस सेशन में इतना ही। फिर मैं कल मिलूंगी अपने नए सेशन के साथ में, नए विचारों के साथ में, नई क्लास के साथ में, नई उमंग के साथ में, नई सुबह के साथ में। तब तक टेक केयर, अपना खूब ख्याल रखिए, खूब पॉजिटिव रहिए और खूब मेहनत करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक भी करते रहा करिए। चलिए टेक केयर, बाय बाय।